फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, तीसरी कसम कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। इस कहानी में उन्होंने बिहार प्रांत के ग्रामीण जीवन को उभारने का सफल प्रयास किया है। इसकी कहानी गांव के हीरामन गाड़ी वाले के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई है। इस कहानी में लेखक ने बाह्य और आंतरिक दोनों वातावरण को उकेरा है। साथ ही साथ इसमें ग्रामीण परिवेश को अभिव्यक्त करने में भी लेखक पूर्ण रूप से सफल हुआ है। इसकी कहानी तत्वों के आधार पर श्रेष्ठ कहानी की श्रृंखला में रखी जा सकती है। रेणु ने कहानी में मानवीय संवेदनशीलता, नवीन मानवीय संबंधों का उद्घाटन किया है। कहानी में हीरामन और हीराबाई के संबंधों का कोई नाम नहीं दिया गया है। तो दोस्तों, आज हम तीसरी कसम कहानी की तत्वों के आधार पर समीक्षा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय। दोस्तों, कहानीकारों और विद्वानों ने सर्वसम्मति से कहानी के 6 तत्व निश्चित किए हैं। कौन कौन से हैं वे तत्व जिन पर हम किसी भी कहानी की समीक्षा करते हैं? पहला है कथावस्तु, फिर है पात्र, फिर देशकाल और वातावरण, कथोपकथन, भाषा शैली और उद्देश्य। तो दोस्तों, आज हम इन्हीं 6 तत्वों के आधार पर तीसरी कसम कहानी की समीक्षा करेंगे। कथानक। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी कथानक की दृष्टि से अपने आप में पूर्ण और प्रभावोत्पादक है। इसकी कहानी में गांव के सीधे साधे व्यक्ति को केंद्र में रखा गया है। प्रत्येक की मनस्थिति का आकलन भी सूक्ष्मता से किया गया है। कहानी का प्रारंभ हीरामन के चोरी के माल के मामले से सोचकर उसके द्वारा खाई हुई उसकी पहली कसम से है। वह कसम खाता है कि कभी भी चोर बाजारी के माल की लदनी नहीं करेगा, और दूसरी कसम वह खाता है कि वो कभी भी बांस की लदनी नहीं करेगा। अब तीसरी कसम वो क्या खाता है और क्यों खाता है, चलिए उसको भी जान लेते हैं हम। चंपा की महक और पीठ की गुदगुदी और बच्चों जैसी आवाज से जब हीरामन गाड़ी में पीछे मुड़कर देखता है तो गाड़ी में नौटंकी कंपनी में काम करने वाली हीराबाई बैठी हुई थी, जो कि मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी छोड़ रात के अंधेरे में फारबिसगंज मेले की दिया रोता संगीत नौटंकी कंपनी जाने के लिए उसकी गाड़ी में आ बैठती है। बातों के बीच उन दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है और दोनों फिर एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। हीराबाई फारबिसगंज अपनी कंपनी में पहुंच जाती है। मेले में कंपनी आकर अपना कार्यक्रम आयोजित करती है और जब कहानी अंत में पहुंचती है तो एक नया मोड़ ले लेती है। जब ये रास्ते में जा रहे होते हैं तो इनके बीच काफ़ी बातचीत होती है। अब लेकिन अंत में कहानी में क्या मोड़ आता है? हीराबाई हीरामन से मिलने के लिए आती है, साथ ही साथ उसे वह कुछ पैसे देती है और कहती है कि तुम अपने लिए चादर खरीद लेना, क्योंकि मैं वापस मथुरा मोहन कंपनी जा रही हूँ। अब वो उसको वहीं छोड़कर अपनी ट्रेन से वापस चली जाती है शहर। इस बार वह तीसरी कसम खाता है कि कभी भी किसी कंपनी की औरत की लदनी नहीं करेगा। तीसरी कसम कहानी की कथा दोस्तों भले ही संक्षिप्त है, किंतु जो इसका कथा विस्तार है वह बहुत ही मन स्पर्शी है। रेणु ने एक छोटी सी कहानी को विस्तार देकर बड़ा तो बनाया है, लेकिन कथानक में आपको कहीं भी अनावश्यक विस्तार देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये तो हुई कहानी कथानक के आधार पर तीसरी कसम कहानी की समीक्षा। अब हम इसके पात्रों के बारे में जानते हैं। रेणु की कहानी में पात्र बहुत ही कम होते हैं, और जो भी पात्र होते हैं वे सभी अपनी भावनाओं व मनस्थिति को स्पष्ट रूप से स्पष्ट करने में सक्षम होते हैं। रेणु को गांव के सीधे सरल व्यक्ति आकर्षित करते रहे और वही लोग उनके प्रिय भी रहे। इस प्रकार कहानी में उनके अधिकांश पात्र अंचल विशेष से ही संबंधित हैं। उनकी तीसरी कसम कहानी का मुख्य पात्र है हीरामन, और उसी के आसपास ये सारी कहानी घूमती है। इस कहानी में हीरामन के अलावा कौन कौन से पात्र हैं? उसके दोस्त हैं कुछ, पलटदास, लाल मोहर, लहसनवा, धुन्नीराम। इसके अतिरिक्त हैं दरोगा, मुनीम कंपनी का मैनेजर, नेपाली दरबान आदि पुरुष पात्र हैं। साथ ही साथ कहानी में एक ही स्त्री पात्र, वो है हीराबाई। कहानी में हीरामन के रूप में एक साधारण से ग्रामीण व्यक्ति को चित्रित किया गया है, जो अपने जीवन से बहुत सुखी और संतुष्ट है। लेखक ने
उसकी गहन अनुभूतियों को कहानी के माध्यम से दर्शाया है। अब देखते हैं देशकाल या वातावरण का के आधार पर इस कहानी की समीक्षा जानते हैं। कहानी में दोस्तों वातावरण का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण आवश्यक होता है। वातावरण निर्माण के द्वारा लेखक कहानी में सजीवता व स्वाभाविकता लाता है। तीसरी कसम कहानी एक आंचलिक कहानी है, इसलिए वातावरण की दृष्टि से लेखक ने अंचल के ग्रामीण परिवेश को ही बिंबित किया है। रेणु जी ने बाह्य और आंतरिक दोनों वातावरण को अपनी कहानी में उकेरा है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण सुना रही हूँ, ये कहानी से लिए कई लाइनें हैं। आसीन कार्तिक के भोर में छा जाने वाले कुहासे से हीरामन को पुरानी चिढ़ है। बहुत बार वह सड़क भूलकर भटक चुका है, किंतु आज के भोर के इस गहरे कुहासे में भी वह मगन है। नदी के किनारे धान खेतों में फूल हुए धान के पौधों की पवनिया गंध आती है। पर्व पावन के दिन गांव में ऐसी ही सुगंध फैली रहती है। उसकी गाड़ी में फिर चमक का फूल खिला है। दोस्तों, आंतरिक वातावरण की दृष्टि से कहानी की आंतरिक पंक्तियां जहां हीरामन तीसरी कसम खाता है और अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हुए वह कहता है, मारे गए गुलफाम। इससे उसकी आंतरिक पीड़ा व्यक्त होती है। इस कहानी का जो वातावरण है वो यथार्थ है। लेखक ने इसके चित्रण के द्वारा सजीवता व स्वाभाविकता को भी दर्शाया है। अब जानते हैं कथोपकथन। कहानी में कथोपकथन का प्रमुख स्थान होता है। इसके माध्यम से हमें पात्रों के चरित्र का विकास व कथानक की रचना में भी सहायता मिलती है। जब भी किसी कहानी में कहीं भी शिथिलता आने लगती है तो कथोपकथन ही उसमें गति प्रवाह उत्पन्न कर देते हैं। तीसरी कसम कहानी में रेणु ने कथोपकथन योजना पर विशेष ध्यान रखा है। हीरामन एक गाड़ीवान है, इसलिए उसके संवादों में सहजता है। हीराबाई शहर की नौटंकी की कंपनी से जुड़ी है, इसलिए उसके संवाद में शहरी प्रभाव स्पष्ट है। दोस्तों, लेखक ने हीरामन और हीराबाई के संवादों को उन्हीं की आंचलिक शब्दावली में प्रस्तुत किया है। उसका मैं आपको उदाहरण बताती हूँ। हीरामन चलते चलते रुक गया। क्या करे लाल मोहर भाई, जरा कहो तो। बड़ी जिद करती है, कहती है नौटंकी देखना ही होगा, फोकट में ही, और गांव नहीं पहुंचेगी यह बात। हीरामन बोला, नहीं जी, एक रात नौटंकी देखकर जिंदगी भर बोली ठोली कौन सुने। देशी मुर्गी विलायती चार। छन्नी राम ने पूछा, फोकट में देखने पर माँ तुम्हारी भौजाई बात सुनाएगी। इस कहानी के संवादों में दोस्तों कहीं भी कृत्रिमता नहीं देखने को मिलती। सारे संवाद छोटे छोटे प्रवाहमयी शहरी प्रभाव से दूर आंचलिकता से युक्त हैं। अब जानते हैं दोस्तों इसकी भाषा शैली के विषय में। भाषा शैली साहित्यिक विधा के लिए एक प्रमुख तत्व होता है। भाषा के प्रयोग से किसी भी पात्र में सजीवता आती है और कथा वस्तु स्वाभाविक लगती है। पात्रों के संवादों की भाषा पात्रों की मनस्थिति, शिक्षा और वातावरण के अनुरूप होनी चाहिए। तीसरी कसम कहानी की भाषा में ये सभी विशेषताएं विद्यमान हैं। इसकी भाषा में सांकेतिकता है, जिससे भाषा के सौंदर्य में वृद्धि हुई है। जैसे हीरामन के सामने सवाल उपस्थित हुआ, वह क्या करे, वह क्या कहकर गप करे हीराबाई से। तोहे कहे ता अहा। उसकी भाषा में बड़ों को अहा अर्थात आप कहकर संबोधित किया जाता है। कहानी में कहीं कहीं अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, जैसे रेलवे लाइन, मैनेजर, कंट्रोल आदि। दोस्तों, इस कहानी की शैली की भी अपनी विशिष्टता है। शैली वर्णनात्मक है। कहानी में आत्म संवाद की शैली का प्रयोग किया गया है। कहानी में हीरामन अपने आप से ही संवाद करता है। आत्म संवाद शैली के द्वारा हीरामन के अंतर्मन की अनेक अवस्थाओं का खुलासा किया गया है। दोस्तों, अब हम जानते हैं इस कहानी का उद्देश्य। कहानीकार जब कोई कहानी लिखता है तो उसके पीछे उसका कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। कहानी में उद्देश्य गुप्त में रहकर वैसा ही प्रकाशित करता है जैसे बिजली का बल्ब अपने रंगीन आवरण में रहकर। दोस्तों, बिहार प्रांत के एक अंचल विशेष पर आधारित तीसरी कसम एक मार्मिक कहानी है। ग्रामीण परिवेश के गुण दोषों का समग्र एवं सूक्ष्म विवेचन
रेणु ने यथार्थ की पृष्ठभूमि पर किया है। इस कहानी में परिवेश, घटनाएं, दैनिक क्रियाकलाप, पात्रों की मनस्थिति का जैसा चित्रण किया गया है, उसे देखकर अनुभूति और अभिव्यक्ति में अंतर कर पाना कठिन है। दोस्तों, ये हमने जाना तीसरी कसम कहानी की तत्वों के आधार पर समीक्षा। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्यायों में चर्चा करते रहेंगे। उसके लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।